रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 13 शेखावत मैंशन। नियति आराम से अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। फोन बजने की आवाज सुनकर वो एकदम हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसके फोन पर जश्न के नंबर से कॉल आ रहा था। हालांकि सामने से जश्न ही बोलने वाला था, लेकिन नियति के लिए तो वो विक्रम था। उसने तुरंत फोन उठाया और बोली, क्या है? फोन क्यों कर रहे हो? अच्छा खासा सो रही थी मैं, लेकिन तुमने मेरी सारी नींद डिस्टर्ब कर दी। सामने से जश्न बोला, ओके फाइन, अगर तुम्हें सोना है तो सोती रहो, लेकिन मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया था ताकि तुम अति पर अटैक कर सको। मतलब मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, पर अब अटैक तो तुम्हें करना होगा ना। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सोना है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नियति बोली, अरे क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी तुमसे कि मैं सो रही हूं, लेकिन मेरे लिए सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस अति पर अटैक करना, उसे सबक सिखाना, उसे उसकी औकात दिखाना। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, अगर ऐसा है तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब इंटेंस एक्सप्रेशंस आ गए थे और नियति पूरा ध्यान लगाकर उसकी बात सुनने लगी थी। ना जाने वो कौन सा मंत्र पढ़ाने वाला था, जो नियति के दिमाग से कहीं निकल ना जाए। और कुछ पल बाद वो हैरानी से बोली, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? मतलब अगर मैं उसे स्टोर रूम में बंद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं। माना वो अंधेरे से डरती है, लेकिन उसकी जान थोड़ी ना चली जाएगी। जश्न जल्दी से बोला, मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो नियति डार्लिंग। उसके बाद जो होगा और जो नहीं वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि विक्रम चौहान ऐसे छोटे मोटे प्लान नहीं बनाता। वो जो भी प्लान बनाता है वो एकदम टिप टॉप बनाता है और पूरे फुल प्रूफ बनाता है। उसकी बात पर अब नियति को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। आखिर विक्रम चौहान इतना भी बेकार इंसान नहीं था कि वो उस पर ट्रस्ट ना कर सके। वो तुरंत बोली, ओके फाइन, मैं किसी तरह अति को स्टोव में लेकर जाती हूँ और उसे बंद कर देती हूँ। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई और फिर फोन डिस्कनेक्ट करने लगी। लेकिन तभी अचानक से जश्न बोला, एक काम करो, तुम नीचे हॉल में जाओ, वहां पर एक सिलेंडर रखा होगा, उसे उठा लेना और उसे भी स्टोव में छोड़ देना। पहले उस सिलेंडर को स्टोर रूम में छोड़ कर आना, कहीं भूल मत जाना, और उसकी गैस भी लीक कर देना। कर लोगी ना तुम ये सब? उसकी बात पर नियति झट से बोली, उस अति को सबक सिखाने के लिए और उसका काम तमाम करने के लिए मैं एक क्या 1000 सिलेंडर भी उठाने को तैयार हूं। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर तुरंत अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आए। हॉल में आकर उसने सामने की तरफ देखा, जहां एक छोटा सा सिलेंडर पड़ा था। उसे उठाना तो नियति के लिए बहुत ही आसान था। उसने जल्दी से उस सिलेंडर को उठाया और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। स्टोर रूम में काफी अंधेरा था। उस अंधेरे को देखकर वो हंसी और बोली, अब आएगा मजा। इतना तो मुझे भी पता है कि उस चीलगोजी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब उसकी जान निकलेगी तो उसे तड़पते हुए देख मुझे भी सुकून मिलेगा। ये बोलकर उसने वहां वो सिलेंडर लगाया और उसे ऑन करने लगी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से दरवाजा बंद हो गया। नियति एकदम चौंक गई। वो झट से उस सिलेंडर को छोड़कर बाहर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जब तक वो दरवाजे से बाहर निकलती या कुछ बोलती तब तक तो वो दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। नियति एकदम हैरान रह गई। भला ऐसे कैसे कोई उसे स्टोर रूम में बंद करके जा सकता था? वो गुस्से से बोली, हु द हेल इज दिस? किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? दरवाजा खोलो वरना मैं खुद से बाहर आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए वो लगातार दरवाजा बजा रही थी। उसे दामिनी जी पर शक था, जो उसे शेखावत मैंशन से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि अगर वो शेखावत मैंशन में रहती तो दामिनी जी को उसे हिस्सा देना पड़ता, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। दामिनी जी खुद सारा कुछ हड़पने को तैयार बैठी थी। ये तो विक्रम वापस आ गया इसीलिए वो थोड़ा चुप थी, वरना अब तक तो वो नियति को शेखावत मैंशन से बाहर निकाल चुकी होती। और जो उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, अब उसे लग रहा था कि दामिनी जी उसी का गुस्सा उस पर उतार रही है। लेकिन दरवाजा दामिनी जी ने बंद नहीं किया था। नियति जोरों से बोले जा रही थी। वो दरवाजा खोलने के लिए बार बार पुकार लगाए जा रही थी, लेकिन कोई दरवाजा खोल भी नहीं रहा था, और अब दरवाजा खटखटाकर उसके हाथ भी दुखने लगे थे। एक पल के लिए उसने खुद को शांत किया तो तभी उसे एक कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर सा आवाज निकाल रहा हो। ध्यान से सुनने पर उसे समझ में आया कि ये चूहे की आवाज है, मतलब स्टोर रूम में चूहे हैं। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा डर झलकने लगा। डर से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसके पूरे चेहरे पर पसीना झलकने लगा था और उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे थे। वो तुरंत बोली, कौन है यहाँ पर और किसने किया ये सब कुछ?
क्या ये कोई जानबूझकर कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ स्टोर रूम में भी कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे का एक्सेस था जश्न के फोन पर। वो फिलहाल अपनी गाड़ी में आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके सामने ही उसका फोन रखा हुआ था जिसे वो मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस पर नियति की वीडियो जो चल रही थी, जिस तरह से नियति डरकर दरवाजे में सिमटने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो दरवाजे के अंदर ही समा जाएगी। नियति ने अपने दुपट्टे से अपना पसीना साफ किया। वो चूहों की आवाज अब लगातार बढ़ती ही जा रही थी और अब तो उसे चूहे दिखाई देने लगे, जो सामने ही थे। नीचे किसी ने उनके लिए दाना भी डाला हुआ था और वो उस दाने को चुग रहे थे। उन्हें देखकर नियति के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो जोर से चिल्लाए। उसने अपना हाथ जोर जोर से दरवाजे पर मारना शुरू किया। चिल्लाते हुए वो लगातार बोले जा रही थी, प्लीज प्लीज समवन हेल्प मी। यहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे हैं। प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे इस स्टोर रूम से बाहर निकालो। दामिनी आंटी, अंशिका, प्रकृति, तुम तो मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। ये बोलते हुए उसका गला सूख रहा था। उसने वापस पलटकर चूहों की तरफ देखा तो अब वो चूहे उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। वो कोई एक दो चूहे नहीं थे, तकरीबन 50-60 चूहे थे जो लगातार उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे और वो नियति के ऊपर चढ़ने लगे। नियति अपने हाथ पैर मारने लगी। वो चूहे उसे खरोच मार रहे थे। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी। वो चूहे उसकी स्किन को अपने मुंह में भर रहे थे। वो चूहे कोई नॉर्मल चूहे नहीं थे बल्कि एक स्पेशल क्वालिटी के चूहे थे जिन्हें थोड़ा ट्रेन किया गया था और वो उस हिसाब से काम करते थे जिस हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाए। एक तरह के वो पालतू चूहे थे। नियति अब रोने लगी थी। वो कमरे में इधर उधर भागने लगी थी, लेकिन वो जहां जाती वो चूहे वहां पर पहुंच जाते और ऐसे में वो कभी किसी चीज से टकरा रही थी तो कभी किसी चीज से। कभी उसका पैर लड़खड़ा रहा था और वो सीधा नीचे जमीन पर गिरती। अगले ही पल उसकी दर्द से चीख निकल जाती। उसके पैरों से अब खून बहने लगा था। उसके पूरे कपड़े फटने लगे थे और उसकी हद से ज्यादा बुरी हालत हो रही थी। दर्द से वो बुरी तरह तड़प रही थी और उसे दर्द से तड़पते हुए देख जश्न के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। भला वो उस इंसान को ऐसे कैसे छोड़ सकता था जिसने उसकी बेबी डॉल की मौत की ख्वाहिश की हो। उसे तो वो उस हद तक तड़पाने वाला था कि उसे पता चले कि मौत होती क्या है। जश्न तकरीबन आधा घंटा उसे देखता रहा और आधे घंटे में नियति की बस सांस नहीं रुकी। बाकी उसके अंदर कुछ बचा नहीं था। वो हद से ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। ना उससे चला जा रहा था और ना ही कुछ। वो चूहे भी थक हार कर शांत हो गए थे और अब नियति गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी सांस रुक जाएगी। उसे यूं देखकर जश्न टेढ़ा सा मुस्कुराया और बोला, फिलहाल के लिए इतना काफी होगा नियति डार्लिंग। कोई बात नहीं, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो सिर्फ तुम्हारा हिसाब किया है, बाकियों का तो बाकी है। वक्त वक्त पर तुम सबको मेरी तरफ से ये सरप्राइज मिलते रहेंगे। ये बोलते हुए अब उसकी वो मुस्कुराहट और भी ज्यादा फैल गई थी। अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और शेखावत मैंशन की तरफ बढ़ गया। वो शेखावत मैंशन से बस कुछ ही दूरी पर था। वहीं अति जो आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी, उसे फिलहाल दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। जश्न उसे सोने का बोलकर गया था। पहले तो उसने कुछ वक्त वेब सीरीज वगैरह देखी और फिर थक हार कर सो गई। अब उसे जश्न की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो उसकी नींद एकदम से खुली और वो तुरंत बिस्तर से उठी। अपनी आंखें मसलते हुए वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और फिर रूम से बाहर निकली। वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जा रही थी, लेकिन तभी जश्न सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आने लगा तो वो रुक गई। लेकिन उसे कुछ कहने की बजाय जश्न स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया तो अति हैरान रह गई। भला उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जश्न के लिए क्या हो सकता है। एक पल के लिए तो वो भी जलकर राख हो गई थी। जब उसने जश्न को स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हुए देखा तो वो हैरान रह गई कि जश्न स्टोर में क्यों जा रहा है। लेकिन तभी उसकी नज़र जश्न के पीछे पीछे अंदर की तरफ जा रहे सर्वेंट्स पर गई, जिनके हाथों में चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप थे। जश्न ने आकर नियति के कंधे पर अपना हाथ रखा तो नियति एकदम से चीख उठी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि जैसे उसे किसी ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। जश्न को देखते ही वो बुरी तरह से रोने बिलखने लगी और उसका रोना सुनकर एक पल के लिए तो अति का दिल भी कांप उठा। वो बेशक से जश्न के साथ रह रही थी और थोड़ा स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन किसी को रोते हुए देखकर तो आज भी उसकी जान निकलती थी। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। जो सर्वेंट जश्न के पीछे उस रूम में गए थे, अब वो तुरंत अपने अपने ट्रैप में ना जाने कितने कितने चूहे लेकर बाहर निकले और अति तो उन चूहों को देखकर ही डर गई।
अगर वो नियति की जगह उस कमरे में होती तो पता नहीं उसका क्या ही हाल होता। उसे समझ आ गया था कि ये सब कुछ जश्न ने ही किया है। जश्न ने अब नियति को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ आया। उसने नियति को सोफे पर लेटाया तो नियति रोते हुए बोली, तुम कहाँ थे विक्रम? तुम्हें तुम्हें पता है? अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नजर अति पर गई तो अति को देखते ही उसने तुरंत अपनी बात को बदला। वो अब झट से बोली, आप कहाँ थे जश्न? आपको पता है मेरे साथ आज क्या हुआ? अगर आप मुझे बचाने नहीं आते तो शायद मैं मर ही जाती। जश्न उसकी तरफ देखकर थोड़े गहरे लहजे में बोला, इतनी जल्दी मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ नियति डार्लिंग? डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम ऐसे तो नहीं मर सकती। उसकी बातों का मतलब नियति को बेशक से समझ ना आए, लेकिन अति को बहुत अच्छी तरह से आ रहा था। पर उसे जश्न का नियति को नियति डार्लिंग कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जश्न की बात पर नियति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में वो आते होंगे। ये बोलकर वो थोड़ा पीछे की तरफ हट गया और तभी डॉक्टर वहां पर आए। अब तक अंशिका, अंशुल और दामिनी जी भी वहां पर पहुंच चुके थे। प्रकृति के साथ अब विशाखा भी वहां पर थी जो हॉस्पिटल से लौट चुकी थी, लेकिन अब उसे अपनी मॉम से और अंशुल से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो ज्यादातर वक्त प्रकृति के साथ ही बिता रही थी। नियति की हालत देखकर दामिनी जी की हंसी छूट गई तो नियति ने गुस्से से घूरकर उनकी तरफ देखा। अब तो उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये सब कुछ दामिनी जी ने ही किया है। वही उसे स्टोर रूम में बंद करके भाग गई और अब उसने सोच लिया था कि वो इस चीज का बदला दामिनी जी से जरूर लेगी। वही उसकी नजर दामिनी जी की तरफ देखकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया। वो ऐसा इंसान था जो इशारों इशारों में सब समझ जाए, तो अपने दुश्मनों के दिमाग में चलती हुई बातों को वो कैसे ना समझता। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, वैसे तो मैं तुम सबको अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम आपस में लड़कर मरना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो मजा आएगा बिना टिकट हिट शो देखने में। ये बोलकर अब वो पूरी तरह से पीछे हट गया और अति की तरफ देखने लगा जो गुस्से से मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो तुरंत बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? जैसे ही उसने कहा अति तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते हुए देख जश्न इतना तो समझ गया था कि उसकी बेबी डॉल उससे नाराज होकर गई है, लेकिन क्यों? अब उसने ऐसा क्या कर दिया? उसने तो हाल फिलहाल कोई कांड किया ही नहीं। वही अति अपने रूम में आई और बिस्तर पर बैठकर मुंह बनाते हुए बोली, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा नियति डार्लिंग। डार्लिंग माय फुट। अगर उसे कहना ही है तो सिर्फ नियति कह लो ना, पर नहीं, इन्हें तो उसे डार्लिंग कहना है। ऐसे तो कहेंगे कि मेरे अलावा ये प्यार से किसी से बात नहीं करते, मुझे बेबी डॉल और उसे डार्लिंग। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और जश्न अंदर की तरफ आया। उसे देखते हुए अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज्यादा फैल गई। क्या होगा जब नियति को पता लगेगा जश्न की हरकत के बारे में? क्या वो लेगी जश्न और अति से बदला, या फिर जश्न और अति करेंगे उसका खेल खत्म? शेखावत मैंशन अंदर आते हुए जश्न मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? अति जो अपनी टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, उसके मुंह से बेबी डॉल सुनते ही अब उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज्यादा फैल गई। अपनी बेबी डॉल के इस गुस्से पर तो वो अपनी जान छिड़कता था। वो उसके पास आया और बोला, चुपचाप बता रही हो या फिर मैं अपने तरीके से पता लगवाऊं? उसकी बात पर अति बिस्तर से उठाते हुए बोली, अच्छा, आपके भी तरीके हैं क्या? ये बोलकर वो बालकनी की तरफ जाने लगी तो जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरे तरीके भी हैं और तुम मेरे तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानती भी हो। उसकी बात पर अब अति का दिल धक सा रह गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको भी और आपके तरीकों को भी, लेकिन आप भी मुझे जानते हैं जश्न जी, कि मुझे किसी का आपको देखना भी पसंद नहीं और ना ही मुझे पसंद है कि आप किसी और को देखें। तो आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उस नियति को नियति डार्लिंग बोलने की? उसकी बात पर जश्न एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, तुम तो बड़ा कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, इस शादी को नहीं मानोगी, अब बड़ी पजेसिव बनती फिर रही हो। उसकी सुनकर अति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने अपना चेहरा एक बार फिर से दूसरी तरफ घुमा लिया था। जश्न ने वापस उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, नजरें क्यों घुमा रही हो, मुझे देखने दो अपनी बेबी डॉल को, मैं भी तो फील करूं कि मेरी बेबी डॉल कितना पागल है मेरे लिए।
तुम्हारी ये पजेसिवनेस देखने में मुझे कितना मजा आ रहा है ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अति मुंह बनाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, जाइए और जाकर अपनी नियति डार्लिंग को ये सारी बातें कहिए। वो भी आपके लिए बहुत पागल है, इतनी पागल कि उसे पागलखाने में भर्ती करवाने की जरूरत है। उसकी बात पर अगर जश्न हंसने लगा। अति उसकी तरफ देखते बोली, वैसे आपने बहुत गलत किया जश्न जी, माना उसकी गलती है, गलती भी ऐसी जो आप शायद माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की सजा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न बोला, ये तो कुछ नहीं है बेबी डॉल, इसके आगे भी अभी बहुत कुछ होगा। उन लोगों ने तुम्हारी जान के साथ खेलने की कोशिश की है, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? अभी तो मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से तड़पाऊंगा और बेस्ट पार्ट पता क्या है कि मुझे तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो बस चिंगारी लगा दी। अब देखना यह है कि ये धमाका कितने लोगों को अपने साथ लेकर चलेगा। उसकी बात सुनकर अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ नियति अभी भी सोफे पर थी और उसकी नजर सामने खड़ी दामिनी जी पर थी। वो अपनी जगह से उठी और दामिनी जी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब जो आपने मेरे साथ किया है ना, इसके लिए बहुत पछताएंगी आप मिसेज शेखावत। आज तक आप बच्चों के साथ खेलती आई हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं भी कोई बच्ची हूं, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूं। मैं बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ भी सकती हूं और बना भी सकती हूं, और आपका तो खेल और आपको, अब मैं दोनों को खत्म करूंगी। ये बोलकर वो कुछ पल दामिनी जी को यूं ही देखते रही और फिर वहां से चली गई। दामिनी जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन्हें क्यों धमकी देकर गई। हाँ, उनके बीच 36 का आंकड़ा है, उनकी बहस भी बहुत होती है, लेकिन फिलहाल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि वो इतना बड़ा बम ब्लास्ट उसके ऊपर करके जाए, उन्हें इस तरह से धमकी देकर जाए। अभी वो नियति के बारे में सोचते हुए खड़ी ही थी कि तभी उनकी नजर अंशिका पर गई, जो अपने हाथों में फ्रूट सलाद की प्लेट लिए उसमें से आराम से फ्रूट सलाद कर रही थी, और वो भी सारा प्रीमियम फ्रूट। उसे यूं देखकर दामिनी जी गुस्से से बोली, अपने बाप के घर आए हो क्या, जो इस तरह से मजे ले रही हो? यहाँ पर हम लोगों को रोटी के भी लाले पड़ गए हैं और तुम आराम से ये सब खाए जा रही हो। अंशिका तुरंत बोली, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खाने पर नजर डालने की? दामिनी जी गुस्से से बोली, चुपचाप इस प्लेट को नीचे रखो और जाकर अपना रूखा सूखा खाना खाओ, जो आजकल विक्रम हमें दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसे, जो अपने आप को ये कहीं की तोप समझने लगा है। मेरा को मन करता है कि एक झटके में इसका खेल खत्म कर दूं, इसका ऐसा मोर बनाऊं कि ये नाचता फिरे, पर फिलहाल ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे कुछ करवा बैठो। अगर ज्यादा मुझे इस घर में अपना मुंह चलाते हुए नजर आए तो तुम्हें जो इस घर में उठा कर लेकर आया ना, उसी के साथ तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी। ये बोलते हुए उन्होंने एक नजर अंशुल को देखा, और अंशुल को तो समझ नहीं आया कि बीच में वो क्यों लपेटा गया। बात वो दोनों आपस में कर रही है और यहाँ उसे भी तड़का मारकर फ्राई कर दिया गया। अंशिका गुस्से से बोली, अगर है हिम्मत तो मुझे हाथ लगा कर दिखाए। अगर आपका हाथ नहीं तोड़ दिया तो मैं भी कुछ नहीं, और आइंदा अगर मुझे खाने पीने पर टोका तो अपना हिसाब लगा लीजिएगा। आपकी तरह कोई भीख मांगी नहीं हूं मैं, ठाकुर खानदान की इकलौती बेटी हूं मैं। मुझे लाडों से पाला गया है, मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया गया, ना कि आपकी तरह जो दूसरों की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताए। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था, और उसकी ये बातें सुनकर दामिनी जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो तुरंत बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ, अब मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम ये खाना कैसे खाती हो। ये बोलकर वो तुरंत उसके पास आई और अगले ही पल उन्होंने उसके हाथों में पकड़ी हुई प्लेट उठाकर साइड में फेंक दी। वो सारा फ्रूट नीचे जमीन पर बिखर चुका था, और अब अंशिका गुस्से से दामिनी जी को देख रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, ये जो आपने मेरे साथ किया है ना, इसके लिए बहुत पछताएंगी मिसेज शेखावत, बहुत ज्यादा। ये बोलकर अपनी गहरी नजरों से उन्हें वार्निंग देते हुए अंशिका वहां से चली गई, और उसके पीछे पीछे अंशुल भी। जिस तरह से अंशिका गुस्से में गई थी, साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई तूफान आएगा। वहीं प्रकृति बस अंशुल की तरफ देख रही थी। आज तक कभी उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि प्रकृति को किस चीज का बुरा लगता है और किस चीज का अच्छा, उसे किस बात पर तकलीफ होती है और किस बात पर वो खुश हो जाती है। लेकिन जब से अंशिका वहां पर आई थी, तब से अंशिका की हर एक बात का अंशुल बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। अपने पति को किसी और का इस तरह से ख्याल रखते हुए देख उसे कैसा महसूस हो रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विशाखा उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, किसके लिए रो रही है आप भाभी? मुझे तो अब आपको भाभी कहना भी अजीब लगता है।
पर प्लीज आप अंशुल भाई के लिए मत रोइए। वो जो अपनी बहन के नहीं हुए, अपनी माँ के नहीं हुए, वो आपके कैसे हो जाते हैं। अभी उनके सिर पर अंशिका का भूत सवार है, लेकिन बहुत जल्दी वो भी उतर जाएगा और फिर वो किसी और की तरफ जाएंगे। ऐसे इंसानों के लिए रोया नहीं जाता, इन्हें बस अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रकृति ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू अब और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे थे। वो रोते हुए वहां से चली गई थी। उसे यूं देखकर अब विशाखा उसकी तकलीफ समझ पा रही थी। जब उसे अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी, और इसी बात से उसे अपनी जिंदगी का सबक मिला था कि जिन लोगों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी, उन लोगों के लिए वो बस सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां एक तरफ शेखावत मैंशन के लोग आपस में ही उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जश्न और अति के कमरे में उन दोनों के बदन आपस में लिपटे हुए थे। जश्न अति पर झुका हुआ था और उसके अंग अंग को प्यार कर रहा था। अति की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी और जश्न उन सिसकियां को सुनकर और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था, और अति भी उसे पागलों की तरह प्यार कर रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद जश्न गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी बगल में लेटा तो अति तुरंत करवट लेकर उसके ऊपर आ गई। उसके पैर जश्न के पैरों से उलझे हुए थे और वो जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। उन दोनों के बदन अब अभी भी एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस कर सकते थे और वो दोनों ब्लैंकेट में लिपटे हुए थे। अति जश्न जी तरफ देखते हुए बोली, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना जश्न जी? तो अब कल से मैं कॉलेज वापस जाऊंगी ना, हमारी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। जस्ट मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, वैसे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखना। बाकी मैं तो हूं ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अति उसकी बात पर हंसी और बोली, जब आप हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तो मुझे अपना ख्याल रखने की क्या ही जरूरत है। आपको पता है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ना, तब से मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। जब जब मुझे लगता है कि अब मैं फंस गई हूँ या फिर मेरी लाइफ में मुझे कोई भी परेशानी सी महसूस होती है, तो मुझे बस आप दिखाई देते हो और फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, उस प्रॉब्लम को भी, और वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। उसकी बात सुनते हुए जश्न उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी बेबी डॉल उस पर कितना ट्रस्ट करती है। हालांकि वो चाहता था कि अति स्ट्रांग बने, लेकिन वो इतना भी जानता था कि जब तक वो है, तब तक उसकी बेबी डॉल को कुछ नहीं हो सकता, और अगर वो कभी इस दुनिया से जाएगा भी, तो अपनी बेबी डॉल को अपने साथ लेकर। उसका प्यार, उसकी दीवानगी सिर्फ इस दुनिया तक लिमिटेड नहीं रहेगी, वो दूसरी दुनिया में भी उसके साथ जाएगी। जश्न ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक बार फिर से उसकी गर्दन पर चूमने लगा। अति तुरंत बोली, क्या कर रहे हैं आप जश्न जीएल? अब तो रुक जाइए ना, कब से लगे हुए हैं हम, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं पागल है हम दोनों। जश्न उसे इंटेंस नजर से देखते हुए बोला, तुम ही हो जो मुझे पागल कर रही हो बेबी डॉल, जरा अपनी पोजीशन देखो, अब ऐसे में मैं पागल ना हो जाऊं तो क्या ही करूं? उसकी बात पर अति ने खुद को जिस पोजीशन में पाया, वो सच में बहुत अजीब थी। वो तुरंत जश्न के ऊपर से उतरने लगी तो जश्न ने उसे वापस अपने ऊपर लेटा लिया और बोला, अब तो मैं पागल हो चुका हूं, जब तक इस पागलपन का इलाज नहीं होगा, तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती बेबी डॉल। उसकी बात पर अति ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। उसने जश्न से क्या ही पंगा ले लिया था, लेकिन अब वो जश्न से छूटकर कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए वो भी जश्न को रिस्पांस देने लगी। जश्न उसकी गर्दन पर बहुत शिद्दत से चूम रहा था और साथ ही साथ अति भी पागलों की तरह उसकी चेस्ट पर चूमने लगी थी। एक बार फिर से उन दोनों के बदन आपस में उलझते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी ने रात का डिनर किया और अपने रूम में चली गई। उन्हें आज डिनर थोड़ा अजीब लगा, एक बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने रूम में आ गई। लेकिन रूम में आते आते ही उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा था और साथ ही साथ उन्हें अपनी बॉडी में इचिंग भी होने लगी थी। अंशिका जो वहां से गुजर रही थी, वो उनके रूम के दरवाजे पर रुकी। उसने दामिनी जी की तरफ देखा जो बेड पर बैठी अपनी बॉडी पर इचिंग किए जा रही थी और साथ ही साथ बार बार अपने पेट को दबाए जा रही थी। उन्हें यूं देखकर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो खुद से ही बोली, मुझसे पंगा लिया था ना आपने मिसेज दामिनी शेखावत, तो आपको ये बताना तो जरूरी था कि आखिर में चीज क्या हूं। अब मेरे हाथों से कोई चीज छीनने से पहले आप 1000 बार सोचेंगी, और अगर नहीं सोचेंगी तो आपका हर बार यही हाल होगा। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। अब वो तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई और दामिनी जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी।
उनका पेट हद से ज्यादा खराब हो रहा था, जो वॉशरूम से आती हुई आवाज से ही पता चल रहा था, और वहीं उनकी बॉडी भी एकदम लाल होती जा रही थी। वो लगातार अपने नाखून अपनी बॉडी पर चलाए जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर बहुत खरोंचें हो रही थी और कहीं कहीं तो खून की बूंदें भी रिसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जेल में एक इंस्पेक्टर विक्रम के सेल में आया। उसे विक्रम को एक डोज देनी थी, लेकिन वहां आते ही अचानक उसके होश उड़ गए। क्योंकि विक्रम अपने सेल से गायब था, वो उस इंस्पेक्टर को कहीं भी नजर नहीं आया, तो वो तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ आया। जेल से उसका भागना लगभग से इम्पॉसिबल था, जब तक कोई उसकी मदद ना करे। और ऐसा कौन था जो जश्न सिंह शेखावत के खिलाफ जाने की गुस्ताखी कर बैठा था? उसने बाहर आकर सारे स्टाफ से पूछा तो सारे स्टाफ ने ही मना कर दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब इंस्पेक्टर के चेहरे पर हद से ज्यादा परेशानी झलक रही थी। उन्हें विक्रम के बारे में जश्न को तो बताना ही था, और अब उन्होंने जश्न को कॉल लगा दिया। कहाँ गया विक्रम चौहान? शेखावत मेंशन। जश्न इस वक्त अपने रूम में था। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बेबी डॉल थी, जो अभी अभी वॉशरूम से निकली थी। तभी उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा। इंस्पेक्टर का कॉल आते हुए देख उसने कॉल रिसीव किया और अपने कान से लगाया। सामने से इंस्पेक्टर की घबराई हुई आवाज आई, माफ कर दीजिए मिस्टर शेखावत, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। विक्रम जेल से भाग गया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर जश्न उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ खास चेंज नहीं हुए। अति उसकी तरफ ही देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि जश्न किससे बात कर रहा है। जश्न ने फोन पर बस हूँ कहा। सामने से इंस्पेक्टर एक बार फिर से बोला, हमने तो उसे सेल में रखा था और साथ ही साथ पूरी सेफ्टी भी थी, बाहर गार्ड्स भी खड़े थे। लेकिन उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना फोन साइड में रख दिया। अभी भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए थे। वो फालतू की कोई सफाई नहीं सुनना चाहता था, वो भी खासकर उस मैटर में जो मैटर उसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं था। अगर विक्रम जेल से भाग भी गया है तो जश्न को कोई खास फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसकी बेबी डॉल तक पहुंचना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। जब खुद जश्न उसकी सारी देखरेख कर रहा था, और दूसरी तरफ अगर जश्न के कोई करीब आना चाहेगा या फिर उसके साथ खेलना चाहेगा तो जश्न बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसे उसी के खेल में कैसे फंसाना है। अति शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। उसने अपने सिर पर लपेटा हुआ टॉवल साइड में रखा और फिर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वो आईने में से ही जश्न को देखते हुए बोली, किसका फोन था? जश्न मुस्कुराया और बोला, मेरी दूसरी बीवी का। वो पूछ रही थी कि मैं उसके पास कब आऊंगा। वो इंतजार कर रही है मेरा। उसने मेरा फेवरेट डिनर बनाया है और मैं भी अब सोच रहा हूं कि क्या करूं, उसके पास जाऊं या फिर तुम्हें यूं देखूं, तुम्हारे ये भीगे हुए बाल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति ने पलटकर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, उसी के पास जाइए। जश्न उसकी इस अदा पर मुस्कुराया और बोला, सच में जाऊं मैं? अति अब और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये बोलकर वो जैसे ही बाहर जाने लगी, जश्न मुस्कुराया और बोला, काश मैं अपनी उस बीवी को यहाँ शेखावत मेंशन लेकर आ सकता। फिर जब जब तुम रूम से बाहर जाती तब तक वो मेरे साथ होती, जब वो रूम से बाहर जाती तो तुम मेरे साथ होती। कितना मजा आता ना बेबी डॉल। अति ने अब और भी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आप ना अब मेरा दिल दुखा रहे हैं जश्न जी, जाइए, अब तो मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई और जश्न मुस्कुराया। अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब थोड़े सख्त हो गए और वो विक्रम के बारे में सोचने लगा। वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम जेल में रहते तो शायद तुम्हें आसान मौत मिल जाती, लेकिन वहां से भागकर तुमने अपनी ही मौत को मुश्किल कर लिया है विक्रम चौहान। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा मुझ पर हमला कर पाओगे, मुझ पर अटैक कर पाओगे, मुझे कोई नुकसान पहुंच पाओगे, तो तुम बहुत गलत हो। तुम जैसे ना जाने कितने मुझसे उलझने आए, लेकिन बस उलझ कर ही रह गए। तुम्हारा भी वही हाल होगा। इस दुनिया से कहाँ जाओगे, किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अति रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आए। नीचे हॉल में कोई भी नहीं था। वैसे भी अति बाहर गार्डन में वॉक करना चाहती थी। वो बाहर आई तो उसकी नज़र विशाखा पर गई, जो बाहर गार्डन में ही बैठी थी और उसकी नज़रें ऊपर आसमान की तरफ थी, जहां चांद चमक रहा था। विशाखा को यूं वहां पर बैठे देख अति हैरान हुई और अगले ही पल उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके पास आई और बोली, यहाँ क्यों बैठी हो?
मेरा मतलब है, काफी रात हो गई है। सब लोग सो चुके हैं, तुम नहीं सोई। विशाखा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फीका सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। अति काफी दिनों से नोटिस कर रही थी कि विशाखा बदली बदली सी है। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी तब से ही, और जिस तरह से हॉस्पिटल में उसकी ही मॉम और उसके भाई ने उसके साथ बर्ताव किया, ऐसे में उसका बदलने और उसका चुप चुप रहना लाजमी था। वो अब उसके थोड़ा करीब आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, अपना दिल टूटा हुआ महसूस हो रहा है तुम्हें? विशाखा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अति मुस्कुराई और बोली, एक बात कहूं तुमसे। विशाखा ने अब सवालिया नजरों से उसे देखा। अति एक गहरी सांस लेकर बोली, कई बार दिल बेगाने नहीं अपने तोड़ते हैं। जब बेगाने हमारा दिल तोड़ते हैं तो हमें अपने संभाल लेते हैं, लेकिन जब अपने हमारा दिल तोड़ते हैं तो हमें खुद को खुद संभालना पड़ता है। ये दुनिया बहुत मतलबी है विशाखा, यहाँ पर कई बार अपना भी अपना नहीं होता। ऐसे में हमें बस खुद को संभालना होता है, खुद को समझाना होता है। तुम शायद मेरी ही एज की हो। एक वक्त था जब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ठाकुर मैंशन में रह रही थी, लेकिन वहां पर जो बातें मुझे सुनाई जाती थी उन्हें सुनकर कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊं, पर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत मुझे मुंबई क्यों लेकर आई है। मैं अपने भाई के मर्डर का पता लगवाना चाहती थी। उनके बारे में तो फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मेरी जिंदगी में जश्न जी आ गए और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसा लगा जैसे ये वो जिंदगी तो है ही नहीं जो मैं पहले जी रही थी। कुछ तो खास है उनमें, जो उन्होंने मेरी बेरंग जिंदगी में भी हजारों रंग भर दिए। विशाखा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मेरा मतलब है, अच्छी बात है तुम्हारी जिंदगी संवर गई, पर मेरा इन सब से क्या लेना देना? आती उसके चेहरे पर अपने हाथ थोड़े और कसकर हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम भी ये समझ जाओ कि कोई होगा जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हारी जिंदगी में रंग भरेगा। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगा, खुद से भी ज्यादा। जैसे जश्न जी खुद से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, वैसे ही कोई होगा जो तुम पर अपनी जान छिड़केगा, जिसके लिए पूरी दुनिया बाद में और तुम सबसे पहले होगी। उसकी बात सुनकर विशाखा सच में ख्वाब देखने लगी थी, और वो भी खुली आंखों से। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे हाँ, सच में कोई होगा जो उसकी जिंदगी में आने वाला होगा। उसके होठों पर जो हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसे देखकर अति हंसी और बोली, किस्मत कब मोड़ ले ले पता नहीं चलता विशाखा, और शायद अब तुम्हारी किस्मत भी मोड़ लेने वाली है। मैं जानती हूँ, जिससे तुम प्यार करती थी उसने भी जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर अब तुम्हारी जिंदगी में जो आएगा, देखना उसकी जिंदगी की जरूरत तुम बनोगी। ये बोलकर उसने बड़े ही प्यार से विशाखा का चेहरा सहलाया और फिर वहां से अंदर की तरफ जाने लगी। विशाखा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने अति के साथ क्या कुछ नहीं किया और अति ने उसे कितनी पॉजिटिव एनर्जी दी। तभी अति उसकी तरफ घूमते हुए बोली, बाहर ठंड हो रही है विशाखा, प्लीज अंदर चली जाओ। अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अपना ख्याल रखो। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर अंदर चली गई। विशाखा खुद से ही बोली, आई एम सो सॉरी अति भाभी, जो मैंने आपके साथ इतना सब कुछ गलत किया, लेकिन अब मैं आपसे और भाई दोनों से माफी मांगूंगी अपनी हर उस हरकत के लिए जो मैंने मॉम के कहने पर की। आई वाज सो फूलिश, जो ये समझ नहीं पाई कि माँ बेशक से सौतेली हो या अपनी माँ होती है, और अगर वो सौतेली भी नहीं तो वो सगी भी नहीं। ये बोलकर अब वो भी अंदर की तरफ आ गई। वहीं विक्रम चौहान इस वक्त एक खंडहर जैसी जगह पर था, जहां पर एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन वो डॉक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसा डॉक्टर हो जिसे डॉक्टरी का मौका ही नहीं मिला। शायद वो पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन किसी वजह से डॉक्टर बन नहीं पाया। उसका चेहरा भी डॉक्टर से ज्यादा क्रिमिनल टाइप लग रहा था। तभी एक शख्स उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अच्छे से इलाज करना इसका, कुत्तों जैसी हालत कर दी है उस जश्न सिंह शेखावत ने इसकी, लेकिन मुझे ये वापस सही सलामत चाहिए, किसी भी कीमत पर, वरना। उसे डॉक्टर ने उस शख्स की तरफ देखा और बोला, मुझे धमकियां मत दे। तू जानता है मैं अकड़ तो अपने बाप की नहीं सहता। अगर मुझे इतना ही किसी के ऑर्डर फॉलो करने की आदत होती तो मैं जेल से भागा हुआ क्रिमिनल नहीं होता। अभी शुक्र मना कि मेरी वजह से तेरा ये भाई इस दुनिया में वापस लौट आया, वरना अब तक तो ये जहन्नुम के दर्शन कर चुका होता। उसकी बात सुनते हुए विशाल चौहान, जो कि विक्रम चौहान का भाई था, गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, लेकिन ये भी मत भूल कि अगर मैं नहीं होता ना तो तू कभी जेल से अकेला तो भाग ही नहीं पाता।
ये तो मैंने तेरी मदद की इसलिए तू जेल से भागने में कामयाब हुआ, वरना अभी तक तो वहीं पर बैठा जेल की चक्की पीस रहा होता। वो शख्स जोगिंदर गुस्से से बोला, ज्यादा हवा मत दिखा। तूने फ्री में मुझे वहां से नहीं निकाला, तूने मेरे लिए जो किया है उसकी कीमत मैं तेरे इस भाई को जेल से बाहर निकालकर और इसका इलाज करके चुका रहा हूं, और अगर तू ज्यादा जुबान चलाएगा ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इसका काम खलास करने में। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पड़ी हुई कैंची विक्रम की तरफ बढ़ा दी तो विशाल हैरान रह गया। वो जल्दी से बोल, खबरदार, अगर मेरे भाई को जरा से भी तकलीफ पहुंच जाए तो। जोगिंदर तिरछा हंस और बोला, तो बस फिर अपनी जुबान बंद रखो और यहाँ से पीछे होकर खड़ा हो जा, जब तेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मैं तेरे को बता दूंगा। उसकी बात सुनकर विशाल कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस पीछे की तरफ हट गया और वहां एक टूटी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो विक्रम चौहान का भाई जरूर था लेकिन उसकी तरह अमीर नहीं था। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और वो इंडिया में ही रहता था। जब उसे पता चला कि विक्रम जश्न सिंह शेखावत की जिंदगी में जश्न सिंह शेखावत ही बनकर आया और जश्न ने उसे किसी फुटबॉल की तरह घुमाया है, तो वो हैरान रह गया। अब उसे विक्रम पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जश्न सिंह शेखावत को कम कैसे समझ लिया। अगर उसे जश्न से पंगा लेना ही था तो कम से कम उससे तो एक बार बात करके देखता, पर नहीं, उसने तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और पूरी तरह से लंगड़ा कर बैठ गया। वो अपनी जगह पर बैठा हुआ जोगिंदर को देख रहा था जो विक्रम का इलाज कर रहा था और विक्रम दर्द से तड़प रहा था। इतना तो कोई सूखी डंडियों को नहीं तोड़ता जितना इंस्पेक्टर ने और उनकी टीम ने विक्रम चौहान को तोड़ा था। बेचारे को इतना मारा था कि मार मारकर उसका मोर बना दिया था। जब जब जोगिंदर उसके जख्मों पर दवा लगाता तो विक्रम को बहुत जलन महसूस होती और वो दर्द से चिल्ला पड़ता। उसकी वो चिल्लाने की आवाज सुनकर विशाल गुस्से से बोला, तो किसने कहा था तुझे जश्न सिंह शेखावत से पंगा लेने को? बिना दिमाग के अपने दिमाग का दही कर लिया तूने, अब चिल्लाता है। मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं धन के डॉक्टर से तेरा इलाज करा सकूं। उसकी बात सुनकर जोगिंदर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसने एक बार फिर से अपने हाथों में कैंची पकड़ ली तो विशाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, कर तू जो तुझे करना है। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वही उधर शेखावत मैंशन में अति रूम में आए तो आते ही उसकी नजर जश्न पर गई, जो आराम से बेड पर सोया हुआ था, और उसे यूं बेड पर सोए हुए देखकर अति हैरान रह गई। यहाँ वो बाहर खड़ी भी उसका इंतजार कर रही थी कि शायद वो उसे मनाने के लिए बाहर आएगा, लेकिन उसे मनाने के लिए आना तो दूर की बात, जश्न तो यहाँ पर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। अब अति को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अगले ही पल वो उसकी तरफ आई और उसके पास आकर बैठ गई। इस वक्त जश्न ने एक रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। अति कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर अचानक कि उसने जश्न के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी टी शर्ट को कसकर मुठियों में जकड़ लिया। जश्न को देखते हुए अब उसने गुस्से से उस टी शर्ट को एकदम एक झटके से खींच दिया तो वो टी शर्ट 2 टुकड़ों में फट गई। जश्न भी एकदम हैरान रह गया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अति को देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? मेरे कपड़े क्यों फाड़ दिए? अति तिरछा मुस्कुराई और बोली, मेरा पति, मेरी मर्जी, मैं बेशक से उसके कपड़े फाड़ूं या फिर कुछ भी। उसकी बात सुनकर जश्न हंसा और उसे हंसते हुए देखकर अब अति ने उसके लोअर पर अपना हाथ रख दिया। जश्न ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी बीवी उसकी इज्जत उतारने पर तुली हुई थी। एक तरफ उसे हंसी आ रही थी तो दूसरी तरफ उसे डर लग रहा था। वही अति तरह तरह के मुंह बना रही थी और अब उसने जश्न के लोअर पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज्यादा कस दिया था। शेखावत मैंशन जश्न हैरानी से अपनी बेबी डॉल की तरफ देख रहा था, जो उसके लोअर पर अपना हाथ रखकर उसके बगल में बैठी थी और उसका हाथ पूरा कसा हुआ था। वो किसी भी वक्त उसके लोअर को खींचकर फाड़ सकती थी। आज उसमें शायद जश्न की आत्मा घुसी हुई थी। जश्न उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेबी डॉल की इन हरकतों पर हंसे या फिर रोए। जिस तरह से वो उसके लोअर पर अपना हाथ रखकर बैठी थी, सच में वो काफी फनी लग रही थी, लेकिन सारा फन तब एकदम से निकल गया जब अति ने सच में उस लोअर को खींच दिया। लेकिन वो लोअर उसके हाथों से फटा तो नहीं पर पूरा उतर जरूर गया और अति पूरी पीछे की तरफ लुढ़क गई। उसने तो खुद को संभाल लिया लेकिन जश्न अपना लोअर नहीं संभाल पाया और अब वो सिर्फ बॉक्सेस में रह गया। जश्न एकदम हैरान रह गया। उसकी बेबी डॉल ने उसकी पूरी इज्जत लूट ली थी। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। वही अति जल्दी से अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ भागते हुए बोली, खबरदार, अगर आप मेरे करीब भी आए तो
आप भी तो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मेरी बीवी मेरी मर्जी बोल बोलकर मेरे कपड़े फाड़ देते हैं। अब मुझसे आपके कपड़े फटे नहीं क्योंकि आपके कपड़े लोहे के हैं। उसकी बात पर जश्न हैरानी से बोला, मेरे कपड़े लोहे के हैं? क्या सच में? बाकी सब तो नॉर्मल है ना, मेरा कुछ और तो लोहे का। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितने बेशर्म हो गए हैं। इतनी गंदी बातें करता है क्या कोई? जश्न झट से बोला, पर मैंने तो कुछ गंदा कहा ही नहीं। क्या मैंने कोई ऐसा शब्द कहा जो गंदा था? मैं तो बस लोहे की बात कर रहा था। अब तुमने क्या समझा और क्या नहीं, ये तो तुम्हारा दिमाग है ना बेबी डॉल। अब मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। ऐसे में मेरी जुबान नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग गंदा हो रहा है। ये बोलते हुए वो तिरछी नजरों से अति को देख रहा था और अति अभी भी तरह तरह के मुंह बना रही थी। वो बालकनी के एक किनारे पर खड़ी थी और जश्न दूसरे किनारे पर। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वैसे बताना मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या सोच रही थी तुम? किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गया था। अति उसके सवाल पर चौंक गई। अब वो उसे क्या ही जवाब दे कि वो क्या सोच रही थी। वो हड़बड़ाकर बोली, मुझे नहीं पता। मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचा, सच में कसम से। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली अपनी गर्दन पर रखी और अपनी चिकोटी काटी। जश्न भला कहाँ ही उसकी इन बातों में आने वाला था। उसने तुरंत अति को अपनी बाहों में पकड़ना चाहा, लेकिन अति अचानक से नीचे की तरफ झुकी और जश्न की बाहों से नीचे की तरफ निकलते हुए दूसरी तरफ भाग गई। जश्न शॉक रह गया। उसकी बेबी डॉल अब सच में बहुत ज्यादा चालाक बनती जा रही थी। उसका दिमाग कुछ एक्स्ट्रा ही चलने लगा था। वही अति हंसते हुए बोली, अब आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? जाइए, जाकर अपने बेड पर सो जाइए। बड़ी नींद आ रही थी ना आपको? मैं वहां बाहर गार्डन में आपका इंतजार कर रही थी कि आप मुझे मनाने आएंगे और आप आराम से खर्राटे मार रहे थे। जश्न उसे घूरते हुए बोला, स्टॉप इट, मैं कोई खर्राटे नहीं मार रहा था। मुझे खर्राटे आते भी नहीं। अति तुरंत बोली, रहने दीजिए, आप बहुत जोरों से खर्राटे मार थे, बिल्कुल ऐसे। ये बोलते हुए उसने खर्राटे मारने की आवाज निकाली तो जश्न और भी ज्यादा हैरान हुआ। उसकी बेबी डॉल में ये टैलेंट भी है, उसे तो पता ही नहीं था। वो हैरानी से बोला, जरा एक बार फिर से करके दिखाना। अति ने उसके कहने पर एक बार फिर से खर्राटों की आवाज निकाली तो जश्न हंसने लगा और उसे हंसते हुए देखकर अति का मन तो ऐसा किया कि वो बस ये आवाज लगातार निकालती ही रहे, ताकि उसके जश्न की हंसते रहे। जश्न अब एक बार फिर से उसके करीब बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका। वही अति जो तैयारी करके बैठी थी कि वो कैसे जश्न की पकड़ से छूटकर भागेगी, वो एकदम चौंक गई और अपनी जगह पर खड़ी रह गई। पर जश्न जो अपनी जगह पर रुका था, अब उसने तुरंत अति की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में ग्रैब किया और फिर उसे पूरी तरह से अपने सीने से लगा लिया। अति ने दर्द भरी एक आह भरी। जिस तरह से जश्न ने उसे दबोच लिया था, सच में वो इस वक्त पूरी तरह से जश्न की बाहों में कसी हुई थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब छूट कर दिखाओ तुम मेरी बाहों से। अति हंसते हुए बोली, आप बहुत चालाक हैं जश्न जी। आपके जितना दिमाग मेरे अंदर नहीं है। अगर होता तो क्या मैं यहां पर होती? जश्न उसे घूरते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कहीं और होती। अति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, कहीं दूर स्विट्जरलैंड, दुबई जैसे देश में बैठी होती, पर मेरा दिमाग छोटा है तो मैं बस आपके छोटे से दिल में हूं। ये बोलकर वो हंसने लगी थी। उसने जश्न के दिल को छोटा कहा था। वो अब उसे घूरते हुए ही बोला, तुम्हें मेरा दिल छोटा लग रहा है? अति ने अपनी दो उंगलियों को एक साथ किया और बोली, नहीं, बस इतना सा बड़ा है। जश्न को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेबी डॉल उसकी तारीफ कर रही है या फिर उसकी बुराई। वो उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ कि मेरा दिल छोटा है या बड़ा, और भी बहुत कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें, क्या क्या छोटा है और क्या क्या। अभी वो बोल ही रहा था कि अति ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, बेशर्म कहीं के। जश्न में उसे घूर कर देखा। अति ने तुरंत उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और बोली, मैं कुछ नहीं समझी। जश्न तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बेबी डॉल, तुम क्या समझी और क्या नहीं समझी, पर अब तुम बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगी कि जश्न सिंह शेखावत से पंगा लेना तुम्हारे लिए कितना महंगा पड़ सकता है। ये बोलते हुए वो उसे बेड पर लेकर आया और उसे जोर से बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर झुका। अति तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जश्न जी? पूरा दिन आपने आज यही सब कुछ किया है और अब और नहीं, आपको पता है
मेरा बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है और ऊपर से अभी आपने मुझे भगा भगा कर थका दिया और जिस तरह से बेड पर पटका है, मुझे लग रहा है मैं एक बॉल हूं। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, बातें तो बहुत बना लेती हो तुम। अति मुस्कुरा कर बोली, वो तो बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। जश्न हंसा, तभी उसका फोन बजा। वो मुंह बनाते हुए बोला, रात को 12 बजे भी लोग मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते हैं? अति उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, शायद उन्हें लग रहा होगा कि आप रोमांस में बिजी हैं और वो आपके रोमांस के दुश्मन हैं, इसीलिए आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। जश्न नाक फुलाकर बोला, वो मुझे रोमांस करने से रोक नहीं सकते। अगर मैं रोमांस करने के मूड में हूं, बेशक से, फिर दुनिया पलट जाए, पर जश्न सिंह शेखावत नहीं रुक सकता और ना ही उसकी बेबी डॉल उसे रोक सकती है। उसकी बात सुनते हुए अति के गाल लाल हो गए। जश्न ने ऊपर की तरफ रखा हुआ ही उसका फोन उठाया और कान पर लगाया। सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसके एक्सप्रेशंस कुछ खास नहीं थे। सामने वाला जब भी उसे फोन करता था तो यही सोचता था कि पता नहीं कहीं फोन से ही जश्न सिंह शेखावत उसे उड़ा ना दे। लेकिन कभी कभी तो वो फोन पर इतनी नॉर्मल बात करता कि अति खुद सोचने लगती कि सामने वाला कुछ बोल भी रही रहा है या फिर सामने वाला भी मौन है और जश्न भी मौन व्रत धारण कर बैठा है। एक हूँ कहते हुए जब उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो अति हंसने लगी और उसे हंसते हुए देख अब जश्न ने अपनी टेढ़ी नजरों उस पर डाली। अति हंसते हुए बोली, मुझे ना कभी कभी आप पर बहुत हंसी आती है जश्न जी। भला किसी ने आपसे बात करने के लिए आपको फोन किया और अपने बस हो करके फोन काट दिया, सामने वाले की इज्जत का कचरा क्यों कर देते हैं आप? जश्न मुस्कुराते हुए बोला, लोग मुझसे कचरा करवाने आते हैं तो मैं क्या ही करूं, खैर फिलहाल तो मुझे कुछ और करना है। ये बोलते हुए उसने अति की कमर को अपने दोनों हाथों में कस लिया और उसकी गर्दन पर झुकने लगा तो अति ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी गर्दन को हल्का सा फैला लिया। उसने अपना चेहरा जैसे ही ऊपर उठाया, जश्न तुरंत रुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब मेरी बेबी डॉल को बॉडी पेन नहीं हो रहा क्या? उसकी बात पर अति ने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। बहाने तो वो लगा देती थी लेकिन उन बहानों पर टिककर नहीं रह पाती थी। उसे खुद मजा आता था, पहले नखरे दिखाने में और फिर अपने जश्न जी का प्यार महसूस करने में। लेकिन जश्न ने अब उसे अपनी बाहों में भरा और बिस्तर पर ऊपर की तरफ लेकर आ गया। उसने एक ब्लैंकेट से खुद को और अति को पूरी तरह से कवर कर लिया था। अति उसकी तरफ ही देख रही थी और जश्न ने अब उसका चेहरा अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अति उसके सीने से अपना चेहरा निकलते हुए टुकुर टुकुर नजरों से देखने लगी। ये क्या बात हुई, सिर्फ गर्दन पर एक किस करने पर ही जश्न रुक गया। वो कुछ पल उसे यूं ही देखती रही तो उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर जश्न बोला, सो रही हो या नहीं बेबी डॉल, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ये न सोने के चक्कर में तुम फिर चाह कर भी सो ना पाओ। अति तुरंत बोली, लेकिन अभी तो आप, मेरा मतलब है। जश्न उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेबी डॉल कि तुम्हें बॉडी पेन हो रहा है। मैं जानता हूँ, आज पूरा दिन हम दोनों ने सिवाय उस चीज के और कुछ नहीं किया, ऐसे में बॉडी पेन होना लाजमी है। अब तुम्हारे जश्न जी को सॉफ्ट रहने की तो आदत है नहीं, उनका प्यार वाइल्ड है तो तुम्हें दर्द होना लाजमी है। ऐसे में मैं अपनी बेबी डॉल को ज्यादा दर्द कैसे दे सकता हूँ? उसकी बात पर अति का मन तो ऐसा किया कि जोर से जश्न का चुम्मा ले ले, पर सोए हुए शेर को छेड़ना काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने अपना प्लान ड्रॉप किया और वापस जश्न के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। जश्न ने एक बार फिर से उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और साथ ही साथ उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। सुबह का वक्त जश्न ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और उसकी बेबी डॉल कॉलेज के लिए। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर नियति और बाकी सब ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी उन्हें कि कॉलेज क्यों जा रही हूं? जश्न ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोला, कॉलेज क्यों जाते हैं बेबी डॉल? मेरे हिसाब से तो पढ़ने के लिए ही ना, और मेरी बेबी डॉल को दूसरों की टेंशन कब से होने लगी? उसकी बात पर अति बस हल्का सा मुस्कुराई। कुछ ही देर में वो दोनों अपने रूम से बाहर निकले और नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आ गए। वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगे थे, बिना ये देख कि कौन वहां पर है और कौन नहीं, और उन दोनों को देखकर दामिनी जी बुरी तरह से चिढ़ रही थी। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तो विक्रम पर आ रहा था, जो कि असल में विक्रम नहीं बल्कि जश्न ही था। उनका मन तो कर रहा था कि जश्न का भांडा अति के सामने फोड़ दे, लेकिन फिलहाल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ में कुछ चल रहा था और वो था अंशिका को मजा चखाना और कल रात उनके साथ जो कुछ हुआ
वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ अंशिका ने ही किया है, इसलिए आज उन्होंने भी अंशिका से बदला लेने का प्लान बना लिया था। अंशिका का रूम फर्स्ट फ्लोर पर सामने की तरफ था, तो वो वहां से सीढ़ियां उतरने वाली थी। अंशुल तो पहले ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुका था। अंशिका मुस्कुराते हुए बड़ी स्टाइल मारते हुए सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो तुरंत नीचे की तरफ गिरी। उसकी जोरों से चीख निकल गई थी। उसकी चीख सुनकर अति ने उसकी तरफ देखा, जबकि जश्न अभी भी अपने ब्रेकफास्ट में बिजी था। उसे अपनी बेबी डॉल के अलावा और किसी से मतलब नहीं था। ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रूफ हो रही थी। अति ने जैसे ही अंशिका को गिरते हुए देखा, वो तुरंत उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशंस आ गए। वो पहले ही इस चीज के लिए रेडी था। वो जानता था कि अब उनके खिलाफ लड़ने वाले आपस में लड़ेंगे और वो उस तमाशे को मजे से देखने वाला था। उसकी मर्जी के बिना तो अति अंशिका के पास जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो अपनी जगह पर यूं ही बैठी रही। वहीं अंशिका सीढ़ियों से लुढ़कती हुई पूरी तरह से नीचे गिर चुकी थी और अब दर्द से चिल्लाए जा रही थी। अंशुल जल्दी से उसकी तरफ भागा और दामिनी जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। प्रकृति और विशाखा, जो वहीं पर खड़ी थी, जब उन्होंने दामिनी जी की तरफ देखा तो वो दोनों समझ चुकी थी कि ये सब कुछ दामिनी जी का ही किया धरा है, पर उन दोनों के चेहरे पर ना ही कोई अफसोस था और ना ही कोई शिकन। ना ही वो दोनों अंशिका के पास जाकर उसका दर्द बांटने की कोई कोशिश कर रही थी और ना ही वो दामिनी जी को कुछ सुना रही थी, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लाल मंडी रेड लाइट एरिया लीलाबाई अपने झूले पर बैठी थी और उसके सामने ही वल्लभ खड़ा था। वो वल्लभ की तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता चला उस लड़की के बारे में? वो कहाँ रहती है, कहाँ जाती है? जश्न सिंह शेखावत कुछ वक्त के लिए उसे आजाद छोड़ता भी है या फिर सारा दिन उसके सर के ऊपर चढ़कर तांडव ही करता रहता है? उसकी बात पर वल्लभ अपना सिर झुका कर बोला, मैंने पता करने की कोशिश की है लीलाबाई, लेकिन सच में वो जश्न सिंह शेखावत एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ता। लीलाबाई गुस्से से कांपते हुए बोली, एक बार वो लड़की मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद उसे जश्न से इतना दूर करूंगी कि एक सेकंड तो क्या, पूरी जिंदगी वो जश्न उस लड़की के करीब नहीं आ पाएगा। ये बोलते हुए उन्होंने अपने जबड़े कसे हुए थे। क्या लीलाबाई होगी अपने इरादों में कामयाब? कॉलेज में पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से जश्न बाहर निकला। दूसरी तरफ से अति बाहर आए। अति ने उसे देखते हुए मुंह बनाया। जश्न ने उसे घूर कर देखा। अति तुरंत बोली, मेरा कॉलेज आने का मन तो कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा, अब मुझे अजीब लग रहा है। क्या मैं आपके साथ वापस चलूं? उसकी बात पर अब जश्न की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई तो अति मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, जा रही हूं मैं कॉलेज के अंदर। पता नहीं क्यों जश्न जी, पहले मेरा पढ़ने का बहुत मन करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, लेकिन अब तो मुझे पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनना, पर हाँ, कुछ बनना जरूर है। उसकी कंफ्यूजन से भरी बात सुनकर जश्न के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो अति को पीछे गाड़ी से लगाकर उसके ऊपर झुका और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या बनना है तुम्हें, जिसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा दुनिया में कुछ होता है जिसके लिए पढ़ना लिखना ना पड़े। अति मुस्कुराई और बोली, होता है ना, क्यों नहीं होता, और मुझे वही बनना है, अगर आप बनने में मदद कर दो तो। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियां आपस में उलझा ली और शर्माने लगी तो जश्न में आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाए। अगले ही पल अति ने अब अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, मुझे आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की मम्मा बनना है, बना दीजिए ना। जैसे ही उसने कहा, जश्न के होश उड़ गए। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अति को देखता रहा तो अति तुरंत बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, नहीं बनाएंगे क्या आप मुझे अपने बच्चों की मम्मा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है, चलिए ना घर पर चलते हैं और इसी की तैयारी करते हैं। अभी से प्रोसीजर शुरू करेंगे तो कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। जश्न मुस्कुराया और बोला, ज्यादा चालाक नहीं हो गई हो तुम, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो और ये जो फालतू की बातें लेकर बैठी हो ना, इन्हें अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म कर दो, आगे नहीं बढ़ने चाहिए ये। बोलते हुए अब उसके लहजे में थोड़ी सख्ती आ गई थी। अति ने मुंह बनाया और बोली, क्यों क्यों नहीं करनी आगे मुझे ये बातें? मुझे तो करनी है और मुझे आपके बच्चों की मम्मा भी बनना है, मुझे नहीं पता। जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, गुस्सा करूंगा तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारा दिल दुखेगा और तुम्हारा दिल में दुखाना नहीं चाहता। अभी बहुत छोटी हो तुम, समझ में आया तुम्हें?
तकरीबन 4 से 5 साल इस चीज का जिक्र भी मत करना। उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने अब अपना हाथ उसके चेहरे से हटाया और गाड़ी की तरफ बढ़ते बोला, चलो कॉलेज के अंदर जाओ। अति अपने मुंह बनाया। जश्न गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, जा रही हो या फिर मैं तुम्हारे लिए कोई हॉस्टल देखूं? फिर मुझे देखने को भी तरस जाओगी। जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम्हें अपने पास वापस लेकर नहीं आऊंगा मैं। उसकी इस बात पर तो अति हैरान रह गई। वो जश्न जो उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, अब उसे खुद से दूर भेजने की बात कर रहा था। वो गुस्से से बोली, खबरदार, अगर इस तरह की बातें की तो ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे ऐसी बातें कहकर डराइए तो मत। आप भी जानते हैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती मैं, मर जाऊंगी अगर आपसे दूर गई तो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। जश्न उसे रुलाना नहीं जाता था लेकिन उसे डराना भी जरूरी था। अति जिस तरफ जा रही थी वो उस तरफ अति को जाने नहीं दे सकता था। अति अब मुंह बनाते हुए कॉलेज में चली गई। वो बड़बड़ा कर बोली, जब देखो तब अपनी मर्जी करते रहते हैं, बड़े आए मुझे खुद से दूर भेजने वाले। अब अगर मैं कॉलेज से वापस जाकर बात नहीं करूंगी ना, इतने में ही पूरा एटीट्यूड उतर जाएगा। तब समझ में आएगा कि मेरे बिना रहना कितना मुश्किल है। ये बोलते हुए वो अंदर आ रही थी, तभी रिया उसके सामने आकर खड़ी हुई। रिया को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ गायब थी तुम? कितने दिनों से कॉलेज नहीं आई तुम? मैंने तुम्हारे फोन पर कॉल भी किया लेकिन तुमने रिसीव भी नहीं किया। अति मुस्कुराई और बोली, मैं थोड़ा बिजी थी। वेल, अब से मैं रोज कॉलेज जाऊंगी। मुझे पढ़ लिख कर मेरे पति के बच्चों की मम्मा जो बनना है। उसकी बात सुनकर रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अति उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, उन्होंने कहा है कि हर चीज बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, तो बस अब मुझे माँ बनने का कोर्स करना है। उसकी बात पर रिया अब हंसने लगी। अति के साथ वो अंदर की तरफ आई और दोनों लेक्चरर्स अटेंड करने लगी। वही उसे अंदर जाते हुए देख सिद्धार्थ की गहरी नजरें उस पर थी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब जश्न ने अति के लिए सिद्धार्थ के गाल पर थप्पड़ जड़ा था, और वो भी उनके ही घर पर आकर। उस पल को याद करते हुए सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। अभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर उसके भाई अनंत का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से अनंत की आवाज आए, कहाँ हो तुम सिद्धार्थ? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट। उसके भाई की बात पूरी होती उससे पहले ही सिद्धार्थ गुस्से में बोला, और कहाँ जाऊंगा भाई, कॉलेज ही हूं मैं, और कहीं अब जाने देते हैं क्या मुझे डैड? ये बोलते हुए उसका गुस्सा उसकी बातों में साफ झलक रहा था। अनंत जो इस वक्त अपने ऑफिस में था और चेयर पर बैठा गोल गोल घूम रहा था, वो मुस्कुराया और बोला, इतने गुस्से में क्यों हो? सिद्धार्थ दांत पीसते हुए बोला, वो अति, उस जश्न सिंह शेखावत की बीवी आज फिर से कॉलेज में आई है और उसे देखते ही मेरा खून खोलने लगता है। मन करता है जाऊं और जाकर पूरे कॉलेज के सामने उसकी इज्जत का तमाशा बना दूं, लेकिन फिर डैड की धमकी याद आ जाती है। पहले तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन जश्न सिंह शेखावत की धमकी के बाद लगता है वो भी डर गए, फट्टू कहीं के। उसकी बात सुनकर अनंत एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है शांत दिमाग से करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं रहेगा क्योंकि तुम अपना काम ही इस तरीके से करना कि नाम तुम्हारा आए ही ना। अब उस जश्न सिंह शेखावत का एक दुश्मन तो है नहीं, दुश्मन तो उसके हजारों हैं। क्या पता कौन कब क्या कर जाए। ये बोलकर उसने खुद से ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो सिद्धार्थ से बात तो करना चाहता था, लेकिन अगर वो कोई और बात करता तो शायद सिद्धार्थ के दिमाग से ये सारी बातें निकल जाती, इसीलिए इन बातों का असर छोड़ने के लिए ही अनंत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वही सिद्धार्थ अब अनंत की बातों के बारे में सोच रहा था। उसे कुछ ऐसा करना कि किसी को कुछ पता ही ना चले, और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज जश्न अपने केबिन में बैठा था। केबिन का दरवाजा नोक हुआ तो उसने नजरें उठाकर देखा, सामने अमन खड़ा था। अमन अंदर की तरफ आया और उसके सामने सिर झुकाकर बोला, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो लोग आपको अति मैडम के साथ देख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। जश्न ने व्यंग्य से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन फिलहाल मेरा मूड नहीं है। जब होगा तो बता दूंगा और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर दी जाएगी। जाकर इन्फॉर्म कर दो उन्हें। उसकी बात सुनकर अमन हैरान हुआ और बोला, लेकिन सर सिर्फ 5 मिनट। जश्न ने अब बिना उसकी तरफ देखे ही कहा,
तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर तुम्हारे लिए अभी मैं कोई दूसरी नौकरी की अरेंजमेंट करूं, और इतना तो कंफर्म हूं मैं कि वो पर्सनल असिस्टेंट की नहीं होगी, हाँ गार्ड वगैरह की हो सकती है। उसकी धमकी सुनकर ही अमन के होश उड़ गए थे। वो तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन फिर रुका और बोला, गुप्ता इंडस्ट्रीज की तरफ से अप्रोच किया गया है सर। वो हमारे साथ बिजनेस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मिस्टर अनंत गुप्ता की तरफ से ये ईमेल आई है। अमन की बात सुनकर जश्न ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक्सेप्ट कर लो। अमन हैरान हुआ। जश्न प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं जा रहा था, जो 5 मिनट का काम था, और गुप्ता इंडस्ट्रीज की तरफ से तो उन्हें पहले भी बहुत बार बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन हर बार जश्न रिजेक्ट कर देता था क्योंकि वो लोग कैरेक्टर में ठीक नहीं थे। पर आज जश्न उनकी अप्रोच को अप्रूव कर रहा था। ये सच में बहुत ज्यादा हैरानी में था। एक पल के लिए तो अमन को ऐसा लगा कि कहीं वापस से जश्न के भेष में विक्रम तो नहीं आ गया। एक गहरी सांस लेकर अमन वहां से बाहर की तरफ चला गया और जश्न मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हारे दुश्मन दोस्त बनने की कोशिश करें तो उन्हें दोस्त बना लेना चाहिए, लेकिन सच में नहीं, सिर्फ दिखावे से, ताकि तुम जान सको कि आखिर उन दुश्मनों के दिमाग में चल क्या रहा है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के 3 बज चुके थे और अब अति का कॉलेज खत्म होने वाला था। वो फिलहाल रिया के साथ कैंटीन में बैठी थी और समोसे और पकोड़े खा रही थी। ये सब चीजें जश्न उसे बिल्कुल नहीं खाने देता था, तो वो यहीं पर इन सब चीजों का लुत्फ उठा रही थी। अति ने काउंटर पर पेमेंट दी तो रिया जल्दी से बोली, मेरे पैसे में दे दूंगी। अति मुस्कुराई और बोली, जरा दोबारा कहना। ये बोलते हुए उसने उसे घूर कर देखा। वो जानती थी कि रिया इतनी ज्यादा रिच नहीं है। वो स्कॉलरशिप में इस कॉलेज में पढ़ रही थी, वरना इस कॉलेज की फीस देना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। और जब अति ठूस ठूस कर खा रही थी तो रिया बहुत कम खा रही थी ताकि उसे ज्यादा पैसे ना देने पड़े, पर अति ने जबरदस्ती उसे खिला दिया था। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, तुम बहुत अच्छी हो। अति तुरंत बोली, काश मेरे जश्न जी भी मेरी तारीफ ऐसे ही करें। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, तुम्हारी तारीफ तो हर कोई करेगा, तुम हो ही ऐसी अति, बहुत साफ दिल और बहुत खूबसूरत। ये बोलते हुए सिद्धार्थ आगे की तरफ आया। सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर अति की भौहें तन गई। आज भी उसे याद था कैसे जश्न ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ा था। उसने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मैंने हरकत ही ऐसी की अति, लेकिन प्लीज ट्राई टू ट्रस्ट मी, अब मैं बदल चुका हूं। तुम्हारे उस लेसन ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि मुझे लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और सच में मैंने उसके बाद कभी किसी लड़की से बदतमीजी नहीं की। मैं सच में सुधर गया हूं, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर अति ने तुरंत पूछा, लेकिन मेरी माफी तुम्हें क्यों चाहिए? हम ना दोस्त हैं और ना कभी बन सकते हैं। तुम मेरे लिए एक अजनबी हो और मैं भी तुम्हारे लिए किसी अजनबी से ज्यादा नहीं, तो मेरी माफी का तुम क्या अचार डालोगे? सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, तुम सिर्फ नेक दिल और खूबसूरत ही नहीं, बहुत हंसमुख भी हो, जैसे एक लड़की को होना चाहिए। तुम सच में किसी के लिए उसका ख्वाब हो सकती हो अति। हाँ, मैं जानता हूं कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि अगर हम दोस्त हैं नहीं तो कभी बन भी नहीं सकते। मेरी तरफ से तो मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा बनना चाहूंगा। तुम्हारी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि मैं जानता हूं, और इसका कारण भी है क्योंकि तुम्हारे जश्न जी तुम्हें मुझसे दोस्ती करने नहीं देंगे। उसकी बात पर अति तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक मुझे उन्होंने किसी चीज पर नहीं रोका, इसलिए ये फेक नैरेटिव बनना बंद करो। और रही बात माफी की, तो मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तुमने गलती की और मेरे जश्न जी ने तुम्हें उस गलती की सजा दी, याद तो होगा ना तुम्हें, और मेरे लिए वो बात वही खत्म हो गई। नाउ एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो तुरंत रिया का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। सिद्धार्थ ने बस उसे जाते हुए देखा। रिया पलटकर सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। आज उसने पहली बार सिद्धार्थ को ऐसे प्यार से बात करते हुए देखा था। सिद्धार्थ और अति का तो पता नहीं, लेकिन ये उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। अति रिया के साथ चलते हुए मुंह बनाकर बोली, पता नहीं लोग कहां से मुंह उठा उठाकर आ जाते हैं। आया बड़ा माफी मांगने वाला और मेरे जश्न जी के बारे में कुछ बोलने वाला। अगर मैंने अपने जश्न जी को बता दिया ना तो टांगे तोड़ देंगे वो इसकी। ये बोलते हुए वो मुंह बना रही थी। तभी रिया एकदम से बोली, पर हो सकता है ना सच में उसे अपनी गलती का एहसास हो। कहीं तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही? उसकी बात पर अति ने हैरानी से कहा, क्या सच में तुम्हें उसकी बातें सच लगी? प्लीज रिया, उसकी बातों में मत आ जाना। मैं जानती हूं तुम बहुत मासूम हो, मैं भी तुम्हारी तरह मासूम ही थी।
पर अब मेरे जश्न जी ने मेरा थोड़ा बहुत दिमाग एक्टिव कर दिया है, इसीलिए मुझे लोगों की थोड़ी बहुत परख भी है, इसलिए कह रही हूँ। गलती से भी तुम उसकी बातों में। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी अति के कानों में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने चेहरा घुमा कर सामने की तरफ देखा, जहां जश्न गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हॉर्न बजा रहा था। अति मुस्कुराई और बोली, मैं चली अपनी लाइफ का आगे का कोर्स करने, क्या पता आज कुछ प्रैक्टिकल हो जाए और मैं जो बनना चाहती हूँ वो बन जाऊं। ये बोलकर वो हंसी। उसकी बात पर रिया भी मुस्कुराई और अति अब तुरंत भागते हुए आकर जश्न की गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल जश्न ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और गाड़ी को सड़क पर दौड़ा दिया। वही सिद्धार्थ रिया की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए रिया के सामने आकर खड़ा हुआ तो रिया एकदम से चौंक गई। सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर तो उसका गला ही सूखने लगा था। क्या इरादे हैं सिद्धार्थ के? क्या जश्न जान पाएगा सिद्धार्थ और अनंत के बारे में? एक सिंपल सा घर जिसके बाहर बरामदा था और उसके आगे छोटा सा गार्डन, बाहर भी एक छोटा सा दरवाजा था और उस घर के आगे एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर सिद्धार्थ बैठा था और साथ वाली सीट पर रिया। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सिद्धार्थ रिया की तरफ देखते हुए बोला, यही है ना तुम्हारा घर? रिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और गाड़ी से उतरने लगी। सिद्धार्थ तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट, गाड़ी से बाहर बाद में निकलना, पहले मेरी बात सुनो। जिस तरह से सिद्धार्थ ने रिया का हाथ पकड़ा था, रिया का दिल जोरों से धड़क उठा। बात ऐसी थी कि उसे सिद्धार्थ पसंद था, लेकिन सिद्धार्थ उसके साथ फालतू की हरकतें और उसे परेशान करता था, तो उसे सिद्धार्थ से चिढ़ थी। लेकिन जिस तरह की सिद्धार्थ की लुक्स थी वो उन लुक्स पर पूरी तरह से फ्लैट थी। रिया ने सवालिया नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा नहीं बनती, पर तुम तो देख रही हो ना कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं तो उससे माफी भी मांग रहा हूं। प्लीज मेरा यकीन करना रिया, मैं सच में बदल गया हूं। सच में सुधरने की कोशिश कर रहा हूं। आई नो तुमने आज मुझ पर ट्रस्ट किया है, इसीलिए फिलहाल तुम मेरे साथ हो। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूं कि आगे भी तुम मुझ पर अपना ट्रस्ट यूं ही बनाए रखना। रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं कोशिश करूंगी कि अति के दिमाग में भी आपको लेकर जो गलतफहमी है वो दूर चली जाए। मैं उसे समझाऊंगी कि आप सच में बहुत अच्छे हो गए हैं। अब आप वो पहले वाले सिद्धार्थ गुप्ता नहीं है जो सबको परेशान करते थे। अब तो आप वो हैं जो सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, आप भी देखिएगा कुछ दिनों में ही आपको फील होगा कि आपने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। आपको अपने डिसीजन पर बहुत खुशी होगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, होप सो। अब तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और गाड़ी से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ, जो अब तक प्यार से मुस्कुरा रहा था, एकदम अच्छा बच्चा बना हुआ था। अब अगले ही पल उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी रिया, पर हाँ, जितनी चालाक वो अति शेखावत है उतनी चालाक लड़कियां भी मैंने नहीं देखी। मतलब अगर कोई और होती तो अब तक तो मेरे जाल में फंस चुकी होती, लेकिन उसे फंसाना थोड़ा मुश्किल है। पर तुम हो ना, तुम मेरी मदद करोगी, उसके दिल में मेरी अच्छाई के बीज उगाओगी और मैं फिर उस अति शेखावत से वो फल लूंगा जो मुझे चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी भरे एक्सप्रेशन थे। वो साफ बता रहे थे कि उसे अति से क्या चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जश्न और अति इस वक्त अपनी गाड़ी में थे और जश्न उसे घर लेकर जा रहा था। अति अचानक से ही बोली, मुझे शॉपिंग करनी है। जश्न हैरानी से बोला, क्या मतलब? अति तुरंत बोली, आपको शॉपिंग का मतलब नहीं पता या फिर आपको मेरी बात समझ में नहीं आए? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आए बेबी डॉल, पर तुमने अचानक से कहा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं। और रही बात शॉपिंग की तो तुम मुझे बता देना कि तुम कब फ्री हो, मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर बुला दूंगा। उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको सच में मेरी बात समझ नहीं आई है जश्न जी? अगर समझ आई होती तो आप ये बात नहीं कहते। मुझे शॉपिंग करनी है और शॉपिंग का मतलब घर पर डिजाइनर को बुलाकर उनसे ड्रेस बनवाना नहीं होता है। मुझे बाजार जाना है, वो बाजार जहां मैं पहले जाती थी। आपको तो पता ही होगा, आप मेरे पीछे पीछे आते जो थे। उसकी बात पर जश्न ने उसे घूर कर देखा। अति तुरंत बोली, आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? सब पता है मुझे। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। देखती थी मैं आपको अपने आसपास और महसूस कर सकती थी। जश्न की नजरें उस पर अब और भी ज्यादा गहरी हो गई।
वहीं अति का दिल जोरों से धक धक करने लगा, क्योंकि वो अब उन दिनों को सोच रही थी जब जब जश्न उसके आसपास होता था और उसकी गहरी नजरें उस पर होती थी। उस वक्त वो जश्न से प्यार नहीं करती थी और उसे ही पता था कि वो खुद को कैसे संभालती थी। उसे जश्न से डर भी लगता था और एक अजीब सी फीलिंग भी आती थी। जश्न का उसके आसपास होना उसे बहुत बेचैन कर देता था। जश्न ने अगले ही पल गाड़ी अब मार्केट की तरफ बढ़ा दी। हालांकि इस तरह की मार्केट में जाना उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, लेकिन वो अपनी बेबी डॉल के लिए कुछ भी कर सकता था। जब उसकी बेबी डॉल ये जानते हुए भी कि जश्न तो उसे चांद तारे भी लाकर दे सकता है, फिर भी लोकल मार्केट में जाना चाहती थी, तो वो उसकी ख्वाहिश कैसे ना पूरी करे। इसलिए उसने चुपचाप गाड़ी मार्केट की तरफ ही बढ़ा दी थी। वही अति के चेहरे पर अब गहरी मुस्कुराहट तैर गई। तकरीबन 10-15 मिनट में ही वो लोग मार्केट पहुंचे और मार्केट बहुत बड़ा था, लेकिन शॉप्स से ज्यादा बाहर की तरफ मार्केट लगी हुई थी। तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे, जिनमें ज्यादातर जंक फूड की स्टॉल्स और लड़कियों के झुमके और इन सब चीजों की ही स्टॉल्स थी। अति उन सब चीजों को देखते हुए बहुत खुश हो रही थी। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। अति तुरंत बोली, मेरा हाथ मत पकड़िए जश्न जी। मैं जानती हूँ कि जब पति अपनी पत्नियों को मार्केट लेकर आते हैं तो उनका हाथ क्यों पकड़ लेते हैं, ताकि वो किसी शॉप पर ना भाग जाए, वो शॉपिंग ना करने लगे। लेकिन आप बेशक से मेरा हाथ पकड़ ले या फिर मुझे ही पूरा पकड़ लीजिए, पर मैं शॉपिंग करने से नहीं रुकूंगी। आज तो मैं वो सब लेकर रहूंगी जो मुझे चाहिए। ये बोलते हुए अब वो जल्दी से एक शॉप की तरफ भाग गई और जश्न उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वो अब अति के पास नहीं गया, बल्कि दूर से ही उसे देखने लगा और अति उस शॉप पर अपने लिए सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड झुमके सेलेक्ट कर रही थी। जश्न ने उसे जितनी भी ज्वेलरी लाकर दी थी, सबकी सब डायमंड ज्वेलरी थी और वो भी इतनी हैवी, और जबकि उसे लाइट वेट की सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और चांद बालिया जैसी चीजें पसंद थी। अति ने अपने लिए बहुत कुछ पसंद किया और फिर वो सब लेकर शॉप से बाहर निकली, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि अब तक जश्न जहां खड़ा था अब वहां पर है ही नहीं। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली, अब ये जश्न जी कहां पर गए? अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई तो है जो उस पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। उसने अपना चेहरा एक बार फिर से हर जगह घुमाया। उसकी नजरें ढूंढ रही थी उस इंसान को जो उसे देख रहा है, लेकिन ना ही उसे जश्न कहीं नजर आया और नहीं कोई और। वो खुद से ही बोली, कहीं जश्न जी मुझे यूं मार्केट में छोड़कर चले तो नहीं गए? नहीं नहीं, वो ऐसा तो नहीं करेंगे। पर वो गए तो गए कहां पर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? अभी वो बोल ही रही थी कि उसे सामने ही जश्न नजर आया जो पहले वहां पर नहीं था। वो खुद से ही बोली, मेरे जश्न जी को गायब होना आता है क्या? हाँ, हो सकता है आता भी हो। वैसे भी उन्हें तो और भी बहुत कुछ आता है, क्या पता ये हुनर भी इनके पास हो। ये बोलकर वो जश्न की तरफ बढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना कंधा जोर से मारा। अति की हल्की सी आह निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स ने जानबूझकर अपना कंधा अति के कंधे पर मारा हो। अति ने गुस्से से मुंह बनाया और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर गया जहां पर वो शख्स एक पर्ची रखकर गया था। अति ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन जिस शख्स का कंधा उसे लगा था अब वो शख्स उसे कहीं नजर नहीं आया। अति ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर उस पर्ची को खोला तो अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। उस पर्ची पर जो लिखा था वो एक बार पहले भी उसके सामने आया था। पहले भी किसी ने उसे ये बात कही थी कि उसके भाई का मर्डर कोई और नहीं जश्न है, लेकिन अति ने उस बात पर यकीन नहीं किया था और उसकी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा था कि वो ज्यादा इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन अब एक बार फिर से उस पर्ची पर लिखा था, तुम तो बहुत प्यार करती थी ना अपने भाई से और उसके मर्डर के बारे में पता लगाना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ? जब पता चला कि तुम्हारा पति ही तुम्हारे भाई का मर्डर है तो उसे सजा नहीं दिलाओगी तुम? पैसों के लालच में आ गई या फिर प्यार अंधा है तुम्हारा? उस पर्ची को देखते हुए अति ने उसे पूरी तरह से अपने हाथ में कस लिया था। वो नहीं चाहती थी कि जश्न उस पर्ची को देखे, क्योंकि अभी भी उसे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन अति यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसे ये सब पर्चियां भेज रहा है। क्या कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या कोई जानबूझकर उसे जश्न से दूर करना चाहता है, या फिर सच में इस बात में कोई सच्चाई है? अब उसे इस बात के बारे में सब पता लगाना था, पर वो कैसे पता लगाए? जश्न से पूछे? उसने पहले भी एक बार ट्राई किया था, लेकिन जश्न ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो कुछ सोचते हुए बोली, जश्न जी तो कुछ भी कर सकते हैं ना? जब विक्रम इतना सब कुछ कर रहा था तो जश्न जी को उसके बारे में सब कुछ पता था, तो वो अजय भाई के बारे में भी सब कुछ पता लगवा सकते हैं। मैं उन्हें कहूंगी, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे और उनके मर्डर को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे।
ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ किया और फिर एक गहरी सांस लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। जश्न जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, जैसे ही अति ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा वो एकदम से चौंक गया। उसे लगा शायद अति को शॉपिंग करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा, लेकिन अति तो 15 मिनट में ही फ्री हो गई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली? अति ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाया। उसे यूं उदास सा देखकर जश्न ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या, या फिर तुम्हें तुम्हारी फेवरेट ज्वेलरी नहीं मिली? अति फीका सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं थक गई हूं तो अब घर जाना चाहती हूं, मुझे रेस्ट करना है। उसकी बात पर जश्न तुरंत बोला, सॉरी बेबी डॉल, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। अति ने झट से पूछा, लेकिन क्यों? जश्न मुस्कुराया और बोला, वो तो तुम्हें घर जाकर पता चलेगा। ये बोलकर वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और अति के दिमाग में अब एक बार फिर से वो सब चलने लगा जो वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी। जश्न उसे लेकर शेखावत मैंशन की तरफ निकल चुका था। कुछ ही देर में वो लोग शेखावत मैंशन पहुंचे तो अति सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जश्न एक पल के लिए हॉल में रुका। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा कर देख रहा था। जहां पहले घर के हॉल में एकदम मंडली अपना समागम शुरू करके रखती थी, आजकल वो मंडली दिखाई नहीं देती थी। मंडली टूट जो गई थी। सब लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाने में लगे हुए थे। उनकी इन सब हरकतों पर जश्न की नजर भी अच्छे से थी। अब वो अपने रूम में आया और आते ही उसकी नजर अति पर गई जो बिस्तर पर बैठी थी और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था। जश्न उसके सामने आकर खड़ा हुए और बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या बेबी डॉल? अति ने उसके सवाल पर उसकी तरफ चौंकते हुए देखा और बोली, क्यों क्यों आपको ऐसा क्यों लगा? जश्न गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं, अगर कुछ है तो बता दो। अगर मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगा तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। अति तुरंत बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जश्न जी। वो कॉलेज में सारे लेक्चरर्स अटेंड करने के बाद मैं थक गई थी और ऊपर से मैंने शॉपिंग की जिद की तो आप मुझे शॉपिंग पर ले भी गए। ऐसे नहीं कि मुझे रोक लेते। अब मैं थक गई हूँ और सोच रही हूँ एक शॉवर ले लूँ। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल जश्न ने उसे सीधा बिस्तर पर धक्का दिया तो अति तुरंत बिस्तर पर लेट गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जश्न को देखते हुए बोली, क्या हुआ जश्न जी, आपने मुझे ऐसे धक्का? उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, सॉरी बेबी डॉल, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम घर जाकर भी आराम नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरा मूड नहीं है तुम्हें आराम करने देने का। उसकी बात पर अति हैरान रह गई। जश्न ने अपनी शर्ट उतारकर अब साइड में फेंकी और उसके ऊपर झुकने लगा। अति ने तुरंत उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोली, लेकिन मेरा मूड। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने अपने कंधों पर रखे उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और अगले ही पल उन्हें बिस्तर पर लगाकर खुद उसके होठों पर हावी हो गया। अति एकदम शॉक रह गई। जस्ट हमेशा उसे सॉफ्टली किस करता था, लेकिन अब वो उसे सॉफ्टली किस नहीं कर रहा था बल्कि बहुत ही ज्यादा वाइल्डली किस कर रहा था, जिसकी वजह से अति को अपने होठों में पेन भी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जश्न ऐसा क्यों कर रहा है, और अब उसे एक बार फिर से वो पर्ची वाली बात याद आने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जश्न का बिहेवियर उसे मजबूर कर रहा था उन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए। क्या होगा जब अति को जश्न की सच्चाई पता चलेगी? क्या सच में जश्न है अति के भाई का मर्डर? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।